पंजाब की सरकार ने हाल ही में धान की पूसा 44 किस्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही किस्म है जिसे आज से तकरीबन 10 साल पहले पंजाब के 70 से 80% एरिया में उगाया जाता था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि पंजाब की सरकार को इस पूरी किस्म पर, इस वैरायटी पर ही प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर के बाद हम ये जानेंगे कि पंजाब में पूसा 44 का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, इस पूरी वैरायटी की शुरुआत कैसे हुई। इसके बाद हम इस पूरी वैरायटी में किस तरह की समस्याएं मौजूद हैं, उन समस्याओं पर बात करेंगे और फिर इसको लेकर किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं, आगे की राह क्या हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और मुख्य तौर पर आप इस वीडियो में जो तथ्य बताए जाएंगे उनके आधार पर आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और आप इसे प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस जो कि पेपर 1 से जुड़ा हुआ है, इन दोनों खंडों से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब में पूसा 44 को इंट्रोड्यूस किस तरह से किया गया था। तो पूसा 44 को शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो भारत में ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया जाता है, जिसने इस पूरी किस्म पर रिसर्च की, इस वैरायटी पर रिसर्च की और साल 1993 में पंजाब में इस वैरायटी को पेश किया गया। इसके बाद इस वैरायटी की सबसे विशेष बात ये थी कि ये धान की जो वैरायटी है, इस वैरायटी में अन्य वैरायटीज की तुलना में, अन्य किस्मों की तुलना में जो उपज होती है वो कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। तो 1993 में इस किस्म को पंजाब में पेश किया गया। शुरुआत में तो एक बहुत छोटे एरिया में पेश किया गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे किसानों को ये लगने लगा कि इस किस्म के माध्यम से, इस वैरायटी के माध्यम से जो उपज है, जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो पंजाब में धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इसका जो दायरा था, इसके दायरे में भी विस्तार होने लगा। और अगर आप साल 2010 के अंत के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल 2010 के अंत के आसपास पंजाब में जो फसल थी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी और 70 से 80% जो भूमि है वहाँ पर धान की जो फसल उग रही थी उसमें पूसा 44 का उपयोग किया जा रहा था। तो एक बहुत बड़े लेवल पर पूसा 44 का उपयोग हो रहा था और होना लाजमी भी है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन लेवल है, इसकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आप इसकी उत्पादकता को देखेंगे तो किसानों का जो एक अनुभव रहा है वो बताता है कि इस पूरी वैरायटी के माध्यम से आप जो पैदावार है वो प्रति एकड़ लगभग 34 से 40 क्विंटल के आसपास रहती है। लेकिन अगर आप इसी की तुलना दूसरी किस्मों से करेंगे, दूसरी वैरायटी से करेंगे, तो उसमें जो प्रोडक्शन रहता है वो प्रति एकड़ लगभग 28 से 30 क्विंटल के आसपास रहता है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप एक्सपर्ट्स की मानेंगे तो अगर आप पूसा 44 का इस्तेमाल करते हैं धान उगाने के लिए तो आपको हर एकड़ पर 15 से 22 हज़ार रुपए का फ़ायदा हो सकता है। आपको इतनी अतिरिक्त इनकम प्राप्त हो सकती है। तो जाहिर तौर पर जब आपको इतनी अतिरिक्त इनकम प्राप्त होगी तो आप एक बेहतर विकल्प की तरफ जाएंगे और इसी वजह से पंजाब में इस किस्म को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी, प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद भी पंजाब की सरकार की ओर से इस पूरी फसल पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। तो इसके लिए 3 कारण जिम्मेदार हैं। इसमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पूसा 44 किस्म को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़ी मात्रा में इसे पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? तो ये जो पूसा 44 किस्म है, जो वैरायटी है, वो एक लॉन्ग टर्म वैरायटी है, दीर्घावधिक वैरायटी है। इसको मैच्योर होने में, इसको पूरा होने में लगभग 160 दिनों का समय लगता है। इसको तैयार होने में लगभग 160 दिन लगते हैं, जो कि किसी दूसरी वैरायटी के कंपैरिजन में 30 से 40 दिन ज़्यादा है। यानी कि इसको दूसरी वैरायटीज़ के कंपैरिजन में तैयार होने में 30 से 40 दिन ज़्यादा लगते हैं। अब क्योंकि दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो इसको सिंचाई का जो चक्र है वो भी ज़्यादा चाहिए होता है, पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है।
तो इसको उगाने के लिए 5 से 6 अतिरिक्त चक्रों की ज़रूरत होती है। 5 से 6 बार अतिरिक्त पानी देने की ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से 2010 के बाद से ख़ास तौर पर, क्योंकि 2010 में व्यापक लेवल पर इसका इस्तेमाल शुरू हो गया, तो 2010 के बाद से पंजाब में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो लगातार कम होता जा रहा है इस किस्म की वजह से। और कई आंकड़े ये बताते हैं कि पंजाब में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, खासतौर पर वो क्षेत्र जहाँ पर इस वैरायटी का इस्तेमाल किया जाता है, उन क्षेत्रों में जो ग्राउंड लेवल है वो 200 से 300 फीट नीचे चला गया है और पानी को ऊपर लाने के लिए बहुत शक्तिशाली पंप्स और इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि पंजाब में जो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गया है, वो मुख्य तौर पर इस पूरी किस्म की वजह से गया है, इस पूरी वैरायटी की वजह से गया है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि इसकी ये जो पूरी वैरायटी है, ये पराली में भी बहुत ज़्यादा योगदान देती है। जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब में, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर भारत की, इसमें भी इस वैरायटी की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। कैसे रहती है? तो इस पर हमने पहले भी बात की कि ये जो वैरायटी है, ये लॉन्ग टर्म वैरायटी है। लंबी अवधि के लिए इसको तैयार किया जाता है। इसको तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे में जो धान की फसल है, वो एक खरीफ फसल होती है। खरीफ फसल होने का मतलब ये है कि इसका जो जीवन चक्र है, इसकी जो अवधि है, वो आपको भारत में जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि इसको दूसरी किस्मों की तुलना में 30 से 40 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो इस वैरायटी को पूसा 44 की जो अवधि होती है, वो अक्टूबर को क्रॉस करके नवंबर तक पहुंच जाती है। लेकिन जब ये नवंबर तक पहुंचती है, तो नवंबर में रबी फसल की शुरुआत हो जाती है। उसकी अवधि की शुरुआत हो जाती है, जो कि नवंबर से मार्च तक चलती है। लेकिन जब ये फसल ही नवंबर तक चल रही है, तो ऐसे में किसानों को यदि दूसरी फसल उगानी है, तो इस फसल को काटने के बाद जो स्टबल बच रहा है, जो पराली बच रही है, उसको जल्दी से हटाना होगा, क्योंकि दूसरी फसल का जो मौका है, जो टाइम है, वो निकलता जा रहा है। तो ऐसे में किसानों के पास बहुत ज़्यादा समय मौजूद नहीं होता है, बहुत कम समय होता है, और इस कम समय में वो उसे हटाने की बजाय उसे जला देते हैं। अब क्योंकि किसान इसको जला देते हैं, व्यवस्थित ढंग से नहीं हटाते हैं, तो इसका तीसरा परिणाम ये रहता है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये प्रदूषण की समस्या में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। और इस पराली जलाने से उत्तर भारत में, खास तौर पर जो दिल्ली और एनसीआर वाला इलाका है, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। अगर आप इस पूरे इलाके में रहते हैं, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का जो स्तर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने अक्सर खबरों में भी ये सुना होगा कि क्योंकि सर्दियों के दौरान दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है, वो बहुत ज़्यादा लेवल पर पहुंच गया है। जो PM 2.0, PM 2.5 है, PM 10 है, ये बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं। तो इसमें इस पराली जलाने की समस्या की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, वो पूसा 44 वैरायटी का है। तो यही तमाम कारण है, यही तमाम वजहें हैं, जिनकी वजह से पंजाब की सरकार की ओर से ये डिसीजन लिया गया है कि अब पंजाब में इस पूरी वैरायटी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये तो इसके कारणों की बात हुई, समस्या की बात हुई। अब अंत में हम आगे की राह की भी बात कर लेते हैं कि और आगे किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं इस पूरी समस्या से निपटने के लिए। तो इसमें सबसे पहला उपाय यही हो सकता है कि अब सरकार को दूसरी जो किस्में हैं, वैराइटीज़ हैं, उन पर रिसर्च और अनुसंधान करना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? तो हमने पहले ही बात की कि जो पूसा 44 वैरायटी थी, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्शन करती थी, उसमें उत्पादकता थोड़ी ज़्यादा होती थी। तो ऐसे में किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता था। लेकिन अब सरकार ने उस पूरी वैरायटी को बंद कर दिया, तो किसानों को जो फ़ायदा होता था, वो भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार के लिए ज़रूरी है कि सरकार इस किस्म के एक अल्टरनेटिव किस्म पर रिसर्च करे, एक वैकल्पिक किस्म पर रिसर्च की जाए, एक वैकल्पिक वैरायटी पर रिसर्च की जाए, ताकि किसानों को जो फ़ायदा होता था पूसा 44 की वजह से, उस फ़ायदे में कमी ना आ सके, किसानों को और ज़्यादा लाभ मिल सके, और हमने किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को भी आसानी से पूरा किया जा सके। ये तो पहला उपाय हो गया। इसके बाद किसानों के बीच जागरूकता बढ़ानी भी ज़रूरी है। यानी कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को लेकर किसानों के बीच कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है। यानी कि किसानों को हमें बताना होगा कि इस किस्म को हमने रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। क्योंकि अगर आप किसानों की सहमति के बिना प्रतिबंध लगाते हैं, तो इसके हमें बहुत सारे सोशल परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो ये आगे की राह है। इसके अलावा पराली जलाने की समस्या की अगर हम बात करें,
तो उससे निपटने के लिए हमें किसानों को एक वैकल्पिक उपाय देना होगा कि वो पराली की समस्या का क्या करें, जो पराली बच जाती है उसका क्या किया जाए। किसानों को यदि हम एक अल्टरनेटिव देते हैं कि आप हमें पराली बेच दीजिए, अगर सरकार पराली खरीदना शुरू कर दे और बहुत महंगे दामों पर खरीदे, बहुत अच्छे दामों पर खरीदे, तो जाहिर तौर पर जो किसान है वो अपना फ़ायदा देखेंगे और वो पराली को जलाने के बजाय सरकार को बेच देंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कुछ इनोवेटिव तरीके सोचें किसानों को अपने साथ लाने के। इसके अलावा किसानों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रदान करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि किसान पहले ही इस पूरी वैरायटी के बंद होने की वजह से नुकसान झेल रहे हैं। इसके अलावा अगर वो पराली भी नहीं जलाएँगे तो उनको और नुकसान होगा। तो उनको छोटी अवधि में, उनको शॉर्ट टर्म में जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को रोकने के लिए किसानों को इंसेंटिवाइज़ करना ज़रूरी है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ज़रूरी है। तो ये तो कुछ उपाय हुए जिन उपायों के माध्यम से हम वर्तमान स्थिति को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो ये आज की हमारी खबर की बात हुई। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में प्रीलिम्स का ये सवाल है कि पूसा 44 जो धान की एक वैरायटी है, इस वैरायटी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी से इस सवाल का जवाब लिख दीजिए। इसके अलावा आपको याद ही होगा, आपके लिए एक सूचना भी थी कि अब जो इन न्यूज़ प्रोग्राम है हमारा, उसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है। अब ये प्रोग्राम आपको रोज़ 3:30 पर दिखाई देगा। 3:30 पर, यानी कि 3:30 बजे आप रोज़ इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो प्रोग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जो साथी अभी तक इस सूचना से अवगत नहीं हैं, जो इस सूचना के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को आप सूचना से अवगत करा दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।